नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य की, और मैंने प्रथम वर्ष जो ऑनर्स है और उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ने मौर्य वंश की स्थापना करी और 298 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई दक्षिण भारत में। तदुपरांत 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक बिंदुसार उसके पुत्र ने शासन किया। और बिंदुसार का शासनकाल बहुत अधिक लंबे समय तक तो चला, लेकिन उतना ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहास की उपलब्धियों की दृष्टि से या महानायक की दृष्टि से इतिहास में अपनी कोई विशेष भूमिका नहीं रखता। दिव्य दान के अनुसार जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा भी है कि उसके 2-3-5 विद्रोह भी हुए और उसका यूनानियों के साथ में संपर्क अधिक रहा। और 273 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत उसके इतिहास में उसके पुत्र सम्राट अशोक, जो अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं, प्राचीन भारत के ही नहीं वरन भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में, सम्राटों में उसकी गिनती होती है, उनका शासन हुआ। 273 से लेके 269 ईस्वी के मध्य ऐसा माना जाता है कि एक संघर्ष का काल रहा। अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया और एक पुत्र का नाम सुसीम भी आता है जिनके साथ में उसका संघर्ष चला। और अशोक और विगताशोक भी आता है। दीपवंश और महावंश में भी जो बिंदुसार की 16 पत्नियों और 101 पुत्रों का नाम है। और इस प्रकार 4 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद या 4 वर्ष तक जबरदस्त युद्ध करने के उपरांत 269 ईस्वी में उन्होंने अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। इतिहास के साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है। अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठतम पुत्र नहीं था। प्रोत ग्रंथों के अनुसार ये प्रतीत होता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में जो है बीमार हो गए। अशोक और उसके भाइयों के मध्य में उत्तराधिकार का संघर्ष चला और संघर्ष में उसको सफलता प्राप्त हुई। और जबरदस्त मारकाट के बाद या जबरदस्त भीषण युद्धों के बाद में 269 ईस्वी में अशोक की कई जगह पर इसकी आलोचना भी होती है और ऐसा भी माना जाता है कि बौद्ध ग्रंथों ने इस प्रकार का वर्णन इसलिए किया है कि ताकि वो ये एक तुलनात्मक मूल्यांकन दिखा सके कि शासन प्राप्त करने से पहले अशोक का व्यक्तित्व क्या था और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में अशोक का व्यक्तित्व क्या था। आज हम बात कर रहे हैं कलिंग विजय की, जो दक्षिण भारत में थी और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, न केवल प्राचीन भारत का बल्कि भारतीय इतिहास का भी। और ये वह युद्ध है जो इसको एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं उन कारणों का वर्णन कर देता हूँ आपके सामने, उन बिंदुओं को बता देता हूँ जिसके कारण कलयुग युद्ध हुआ माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का जो अपना एक गौरवमयी स्वाभिमान था, मौर्य का साम्राज्य का अहंकार और प्रभामंडल था, क्योंकि उनके 2 पूर्वज कलिंग को विजय प्राप्त नहीं कर गए थे। और मैंने जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था आपको, तब भी ये बताया था कि मौर्य साम्राज्य की विजय कलिंग पर नहीं हो पाई थी। इसलिए अशोक इस स्वतंत्र कलिंग मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक शरीर में जो है इस कलिंग स्वतंत्र राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, बंगाल और आंध्र और मौर्य सम्राटों के मध्य स्थिर होने के कारण कलिंग जो है गंगा घाटी में बसता था और दक्षिण जाने का एक मार्ग था। और ये समुद्र और स्थल दोनों ही मार्गों से एक सुगम था। इसलिए ऐसा माना जाता कि कलिंग को विजय करना मौर्य साम्राज्य के लिए बिहार का दक्षिणी हिस्सा माना जाए, उड़ीसा का हिस्सा माना जाए और आंध्र का हिस्सा माना जाए, वो था। दूसरी ओर, ये तो एक भौगोलिक दृष्टि, दूसरी ओर अगर एक तीसरा कारण आ गया और कि व्यापारिक लाभ की आशंका से भी बहुत अधिक जरूरी है। कलिंग व्यापारिक दृष्टि से एक लाभकारी समुद्री तटवर्ती प्रदेश था, यह आय का अच्छा स्रोत था। और हम दक्षिण के मार्गों में और श्रीलंका जाने के मार्गों में और दक्षिण में जो कहते हैं कि उस समय में विकसित हो चुका था जलमार्ग से व्यापार, उन सब के लिए भी कलिंग एक बहुत उत्तम बंदरगाह था। हस्ती सेना की अभिवृद्धि, ऐसा माना जाता है कि कलिंग हाथियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत अतः अपने श्रेष्ठ हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो अशोक को जब इस प्रकार की जानकारी मिली और वह चूंकि दिग्विजय की नीति अपनाना चाहते थे उस समय और जबरदस्त तरीके से एक युवा व्यवस्था में एक सफल सेनानायक थे और अब एक सफल सम्राट बनने जा रहे थे, तो उसको कलिंग को न केवल पराजित करके बल्कि इन हाथियों को अपने सेना में वृद्धि करके वे स्वयं भी मजबूत होना चाहते थे। इसलिए हस्ती सेना को प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने युद्ध किया। और ऐसा है कि शासन के 7 सालों के बाद में 262 ईस्वी पूर्व में ये कलिंग का युद्ध हुआ, भीषण जबरदस्त हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। इस युद्ध ने 1.5 लाख से अधिक लोगों को अपहरण कर दिया और न जाने कितने ही लाखों में 1 लाख से अधिक हत्या हो गई और युद्ध सिर में बन गए, सैनिक त्राही मचा गए। और इस कलिंग युद्ध का सबसे बड़ा महत्व जो ये हुआ कि बंगाल की खाड़ी तक का साम्राज्य विस्तृत हो गया। और दक्षिण में जब उन्होंने मिलाया इस साम्राज्य को तो 2 तरीके से राजधानी बनाई गई, 2 केंद्र राजधानी बनाए गए। उत्तरी जो केंद्र था उसकी राजधानी तोसाली, धौली जो वर्तमान में
पुरी के निकट है उड़ीसा में, उसको बनाई गई। और दूसरी राजधानी जुगाड़, जिसका गंजाम जिला है, उसको बनाई गई। कलिंग के निवासियों के साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अशोक ने अपने संबंधित दो वो भी अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, अशोक के सफलता की दृष्टि से कलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्व रखना प्राचीन बन गया। लेकिन इसके अलावा भी कलिंग का अपना एक महत्व है, कलिंग युद्ध का अपना महत्व है। इतने जबरदस्त भीषण युद्ध होने के पश्चात हम जानते हैं कि उपगुप्त नाम का बहुत भिक्षु अशोक के संपर्क में आए और वह उसको युद्ध के मैदान में ले गए, जैसे कि हम प्राचीन कहानियाँ सुनते हैं। और 13वें अभिषेक में अशोक ने घोषणा की कि वह अब दिग्विजय की नीति नहीं बताएगा, सैनिक विजय नहीं अपनाएगा, बल्कि अब धर्म विजय हो जाएगा। यहीं से सैन्य विजय का प्रारंभ हुआ और दिग्विजय युद्ध का समाप्त हुआ और एक आध्यात्मिक विजय या एक धम्म विजय का युग, जिसको हम कहते हैं, वो प्रारंभ हो गया। 13वें शिलालेख में अशोक ने घोषणा भी की कि वास्तविक विजय शस्त्रों से नहीं बल्कि दया, दान और धर्म से जीती जाती है। इसलिए धर्म विजय की और कलम विजय के अपना जीवन लोगों के नैतिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने, और तदनुसार अपनी शासकीय नीतियों का पुनर्निर्धारण भी किया। तो एक ये विषय सामने आता है कि कलिंग युद्ध के कारण और फिर अशोक का प्रारंभिक जीवन हुआ, किस तरीके से बैठे, किस तरीके से गद्दी पे बैठे। बिंदुसार का बीच में मैंने आपको परिचय भी बताया, और फिर कलिंग युद्ध के कारण के बारे में हमने वर्णन किया, और फिर कलिंग युद्ध के हमने परिणाम बताए। सैनिक विजय हुई, आर्थिक विजय हुई और मनोवैज्ञानिक विजय हुई, अशोक संभव हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई, धर्म की विजय हुई और अशोक धर्म की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ एक बात उल्लेखनीय आती है कि नैतिकता, परोपकार, जन कल्याण, ये सनातन धर्म के गुण भी हैं। लेकिन अशोक का रुझान जो था वो बौद्ध धर्म की हुआ, क्योंकि कहते हैं ऐसे हैं कि बौद्ध भिक्षु ने आकर उनका ये जीवन परिवर्तन किया था, इसलिए वो अशोक बौद्ध धर्म के ओर चले गए थे। तो आज हमने कलिंग युद्ध, अशोक और कलिंग युद्ध पढ़ा। कल अशोक और हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, उनके क्या अभिनय हुए। फिर अशोक का जो एक शब्द आता है पाली भाषा में धम्म, फिर अशोक के शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने ये अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।